नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज वीडियो में आपसे बात यूजीसी नेट की जो परीक्षाओं की शेड्यूल आया है, डेट आई है, क्रम आया है, नया पैटर्न आया है, उसकी करेंगे बातचीत। ठीक है, 15 सेकंड हो चुके हैं वीडियो को और 15 मिनट का वीडियो होगा क्योंकि मुझे आपसे 17 बिंदुओं पर करनी है बात। जी हाँ, 15 से 17 पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसीलिए यदि आपके पास 15 से 17 मिनट हो तो इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा 30 सेकंड हो चुके हैं, आप छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप डेट्स को नोट कर लीजिएगा। 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च। 2 फरवरी को फॉर्म आ चुका है वेबसाइट पर और 3 मार्च 2021 तक आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। यदि फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, किसी बच्चे से कुछ चेंजेस करना है, बदलाव करना है, तो उसकी डेट है 5 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में। रजिस्ट्रेशन फीस सुन लीजिए आप। जो भी एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी और हैंडीकैप बच्चे, उनके लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। जितने भी जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और जितने भी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 500 रुपये की फीस है और जितने भी जर्नल और अनरिजर्व बच्चे हैं, उनके लिए 1000 रुपये की फीस रखी गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन की डेट को सुन लीजिए। 2 से लेकर 14 मई के बीच में और 17 मई और 13 मई को नहीं है। ठीक है, ये डेट्स हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का होगा। आपको लग रहा होगा ये तो मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यदि आपके पास 15 से 17 मिनट नहीं है तो वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि जो मेजर चेंजेस हुए हैं और जो मैंने कल एक लाइव किया था यूजीसी नेट को लेकर, और मुझे पता भी नहीं था कि वह बदलाव हो चुके हैं, मैंने ऐसे ही तुक्का मारा था, लेकिन वह बदलाव कर दिए गए हैं यूजीसी नेट की इस बार की परीक्षाओं में। नेट को लेकर, हैंडीकैप स्टूडेंट्स को लेकर कुछ सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं, कुछ टाइम पीरियड को लेकर, कुछ एज को लेकर, कुछ लैंग्वेज को लेकर, कुछ थर्ड जेंडर को लेकर, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेकर जो बदलाव हुए हैं इस बार, उन सभी की मुझे आपसे बात करनी है। इसीलिए अगर 15-17 मिनट हो तो वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो अभी चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। नुकसान मेरा नहीं आपका होगा, मैं तो नेट लिए बैठा हूँ। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू माध्यम से पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तब क्या आपको उसका बेनिफिट या नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, उसकी बात मैं आगे करूंगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा और एमसीक्यू माध्यम से पेपर होंगे। 9 बजे से लेकर 12 बजे की सुबह की पहली शिफ्ट और शाम की शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक की होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं ज़रूरी चीज़ों को लेकर। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया है इस बार, वेबसाइट पूरी बदल चुकी है। एनटीए की वेबसाइट पूरी चेंज हो चुकी है और आप पुराने पैटर्न से अगर फॉलो करेंगे तो आपको फॉर्म को भरने का लिंक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए नए तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, नई वेबसाइट ओपन होगी, नई वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर और साथ कुछ जरूरी बातों को लेकर। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं फॉर्म के अंतर्गत, मैं आपको आगे बताता रहूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उन सभी को जेपीजी फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लीजिएगा, जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख लीजिएगा। और जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वह 60 दिन से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 दिन से पुराना फोटो यदि लगाएंगे और यदि उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यह जिम्मेदारी केवल और केवल स्टूडेंट्स की होगी। एनटीए और यूजीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, क्लियर कट कह दिया गया है। फोटो पे साइन करना है या नहीं करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब आपको मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 4 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को करके रख लीजिएगा। जो भी आपको लगाने हैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक चीज समझ लीजिए और मेजर चीज है, जब मैंने या बहुत से बच्चों को सवाल होते हैं कि सर हमारी एक से अधिक विषयों में एमए हो रखी है, तो क्या हम 2 अलग अलग विषयों के नेट के फॉर्म भर सकते हैं? इस बार जो नियम आया है, क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। 1 कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई 1 एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं किसी सेकंड सब्जेक्ट से, मान लीजिए मैं ही हूं, यदि मैं एक फॉर्म इतिहास से भरता हूं नेट के लिए और एक फॉर्म मैं भरता हूं मान लीजिए आर्कोलॉजिकल सर्वे से, ठीक है ना, जिसे आर्कोलॉजी बोलते हैं, तो इतिहास से एमए है, दोनों जगह कंसिडर होती है। ठीक है, लेकिन फॉर्म मेरा एक भी कंसिडर नहीं होगा।
फॉर्म मेरे दोनों ही कैंसिल कर दिए जाएंगे, दोनों ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए क्लियर कट इस बार एनटीए प्लस यूजीसी ने मेंशन कर दिया है कि एक बच्चा चाहे एक से अधिक विषयों में एमए करा हो, चाहे एक बच्चा एक ही विषय में एमए करा है, लेकिन एक से अधिक सब्जेक्ट में आप इस बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि आप करते हैं कुछ भी जुगाड़ लगा के, हेरा फेरी करके, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ना ही फीस रिफंड होगी, ना ही आप किसी प्रकार का क्लेम कर पाएंगे, ना ही कहीं आगे अपील कर पाएंगे अपनी इस परेशानी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। अगली चीज पे हम चलते हैं। अगली चीज यह है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास यदि कोई मेल, कोई मैसेज आता है किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से, किसी संस्थान की तरफ से, कि एनटीए आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, ईमेल से मांग रहा है, या व्हाट्सएप से मांग रहा है, या फेस से मांग रहा है, या बाय पोस्ट मांग रहा है, या हार्ड कॉपी मांग रहा है, ऐसी किसी जानकारी से बचकर रहिएगा। क्योंकि एनटीए ने इस बार एक मेंशन कर दिया नोटिफिकेशन में खास चीज से कि फीस जमा करने के बाद किसी प्रकार का दस्तावेज, चाहे मेल के माध्यम से या हार्ड कॉपी के या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, एनटीए नहीं मांगता है। और यदि आपसे कोई व्यक्ति विशेष ये कहता है, कहीं से मेल आता है, तो उस पर जवाब मत दीजिएगा, उसकी शिकायत जरूर कीजिएगा एनटीए से और यूजीसी से कि हमको ये मेल आया है तो इसकी क्या पुख्ता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली चीज, जब आप फॉर्म को भरेंगे ना, और फॉर्म के जब आप पहले स्टेप के तीसरे पेज पर जब आप जाएंगे, तो सबसे मेजर गलती सभी बच्चे वहां करते हैं। और वे सभी बच्चे करते हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, वह भी गलती करते हैं। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं, तो वह अगर किसी को सलाह देते हैं तब भी ये गलती नहीं बताते हैं। और जो फ्रेशर्स हैं खासकर, वह सुने। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म से आपसे पूछा जाएगा कि आप फॉर्म किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस एग्जाम या किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें दो पोस्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। एक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप पहले से नेट क्वालिफाई हैं तो कोशिश करिएगा आप लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए अप्लाई कीजिएगा। और यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं और जेआरएफ भी नहीं है पहले से, तब आप दूसरे ऑप्शन को, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ऑप्शन को चूज करिएगा। फिर से समझ लीजिए, यदि आप ऑलरेडी पहले से नेट क्वालिफाई हैं अपने सब्जेक्ट में, तो सेकेंड टाइम आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यदि आप इस जानकारी को छुपाएंगे या गलत भरेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और क्वालिफाई होने के बाद आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। एनटीए ने क्लियर कट कह दिया है इस बात को। और जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनका ना ही नेट हुआ है ना ही जेआरएफ हुआ है, वह दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि आपका नेट जेआरएफ कुछ भी नहीं है तो दोनों वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपका पहले से जेआरएफ हो चुका है तो असिस्टेंट प्रोफेसर को चूज करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए आप पहली बार कर रहे हैं अप्लाई और आपने चूज कर लिया ऑप्शन असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। मान लीजिए 55% पे आपका नेट हो गया, लेकिन 60% पे जेआरएफ भी हो सकता था आपका, और आपके एग्जामिनेशन पास करने के बाद परसेंटेज आ गई 65। सुनिए इस चीज को ध्यान से, यदि पास होने पे आपकी परसेंटेज आ गई 65 और मेरिट गया है 60 पर जेआरएफ, लेकिन आपने अप्लाई किया था जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो बेशक आपके 65% नंबर आए हैं, लेकिन आपको जेआरएफ क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आपको केवल नेट क्वालिफाई माना जाएगा। क्योंकि आपने बोथ वाले ऑप्शन का चयन नहीं किया था, आपने ओनली फॉर अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ना कि आपने जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। इसीलिए अप्लाई करते वक्त इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं आपसे क्लियर कट फिर से कह देता हूं, जैसा कि मैंने कल के फेसबुक लाइव में आपको बताया था कि
नेट का फ़ायदा आप किस किस क्षेत्र में ले सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। तब मैंने आपको उसमें कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बताया था और कुछ फेलोशिप्स के विषय में बताया था कि वहाँ भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से सोशल साइंस और साइंस की फैकल्टीज़ में इस तरह की फेलोशिप मिलती है नेट और जेआरएफ क्वालीफाई को। लिटरेचर में या लैंग्वेज में या भाषा में, साहित्य में इस प्रकार का फ़ायदा होता है या नहीं, ये मुझे संभावनाएँ कम थी, मैंने सिर्फ तुक्का ही मारा था, तो वो बात सच हो गई। इस बार जो प्रावधान आया है उसमें क्लियर कट कहा गया है, जिस किसी भी स्टूडेंट का एनएफ होगा, नेशनल फेलोशिप प्राप्त होगी, चाहे वह एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, ये सभी कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस या सोशल जस्टिस की किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए। फिर से सुन लीजिए, सोशल साइंस या सोशल जस्टिस या एम्पावरमेंट या फिर माइनॉरिटीज की जो जितनी भी स्कॉलरशिप फेलोशिप होती हैं, उसके अंदर यदि कोई प्रोजेक्ट निकलता है, कोई वर्क निकलता है, कोई असिस्टेंट की जॉब निकलती है, तो आपका यही नेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट वहां काम करेगा और 100% उसको मान्यता मिलेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगली चीज, मार्किंग स्कीम समझ लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पहली चीज, हर क्वेश्चन के सवाल होने के 2 अंक मिलेंगे आपको, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो उस क्वेश्चन का कोई अंक नहीं मिलेगा आपको और ना ही किसी प्रकार का अंक कटेगा आपका। मान लीजिए आपने 100 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वह 80 में से तैयार होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं उसके नेगेटिव मार्किंग माइनस की जाएगी आपसे 124 की, ऐसा नहीं होगा। तो 80 में से ही आपको मार्क्स मिलेंगे जो भी आपके बनेंगे, ठीक है। अगली चीज और सुन लीजिए, जो इस बार 50 और 55 का एरिया रखा गया है उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 55% यदि आपके मास्टर में अंक आए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन कर सकते हैं, किस कैटेगरी की, ये सुन लीजिए। आप जर्नल या अनरिजर्व हैं, आप जर्नल में यदि ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 55% होने पर ही अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए। यदि आपका स्कोर कार्ड 54.99 है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं नेट के एग्जामिनेशन में इस बार, यदि आप जर्नल, अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। इस बात को क्लियर कट मेंशन दिमाग में कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगली चीज, जो भी एससी हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, जी हाँ, जो भी एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है। फिर से बता देता हूं, जो भी एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हो है। थर्ड जेंडर के विषय में आपको आगे बताऊंगा क्या प्रावधान है। ये जो बच्चे हैं कैटेगरी में, इनका स्कोर कार्ड मांगा गया है 50%। यदि इन बच्चों का स्कोर 49.99 होता है तब ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, राउंड फिगर नहीं माना जाएगा, एग्जैक्ट फिगर माना जाएगा। यदि एससी कैटेगरी का 51, 52, 53, 54, 55, 56, जितना भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 49.99 हुआ तो अप्लाई नहीं करेगा। और जर्नल और ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 54.99 पे अप्लाई नहीं कर सकता है, उसके लिए 55% चाहिए। और ओबीसी हो या जर्नल हो, ओबीसी में जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 फिक्स रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली चीज पे। जो भी थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो भी थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एससी स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जो एसटी स्टूडेंट को मिलती हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलती हैं। सभी सुविधाएं मिलेंगी उनको, यानी कि फॉर्म भरते वक्त उनका परसेंटेज यदि 55% या उससे अधिक है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होने पे जो परसेंटेज एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रिमिनल और पीडब्ल्यूडी की जाएगी, उसी के अनुसार उनकी भी कट ऑफ, थर्ड जेंडर की कट ऑफ भी उतनी ही जाएगी, यानी कि जर्नल से कम जाएगी थर्ड जेंडर की कट ऑफ जो एससी एसटी की जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक चीज और, 5% का और रिलैक्सेशन दिया गया है उन सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना मास्टर 1991 के अकॉर्डिंग किया था। 19 सितंबर 1991 से पहले यदि किसी ने अपना मास्टर किया है तो यदि नेट या जेआरएफ का परसेंटेज जो भी जाता है
मान लीजिए 75 जाता है जेआरएफ का, तो जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपना एमए किया था तो उनको 75 पर नहीं 70% होने पर उनको जेआरएफ दे दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे, वैलिडिटी। इस बार यदि आप किसी का भी जेआरएफ क्वालिफाई होता है मई 2021 के अटेम्प्ट में, तो आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी 3 साल के लिए, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, एडमिट कार्ड की डेट नहीं मानी जाएगी, फॉर्म एग्जाम होगा उसकी डेट नहीं मानी जाएगी, रिजल्ट किस दिन आया है वह डेट नहीं मानी जाएगी। डेट आपकी इंक्लूड होगी जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा, क्योंकि जब सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा उस पर डेट मेंशन होती है। उस डेट से नेक्स्ट 3 सालों के लिए आपका जेआरएफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, उसके बाद आपका रद्द हो जाएगा। और यदि आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो वह आजीवन रहेगा, वह कैंसिल नहीं रहेगा। ठीक है, और जेआरएफ का फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आप एमफिल या पीएचडी में कहीं एनरोल हो जाएंगे। अब समझ लीजिए एज लिमिट कितनी रख दी गई है इस बार जेआरएफ क्वालिफाई के लिए। यदि आपकी उम्र, चाहे आप बॉयज हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप बॉयज हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, आपकी उम्र यदि 31 वर्ष है तभी आप जेआरएफ के लिए वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, अब ये डेट सुन लीजिए कि 31 साल कौन सी तारीख तक फिक्स की गई है। ये तारीख रखी गई है 1 मार्च 2021। 1 मार्च 2021 तक यदि आपकी उम्र, आपकी आयु 31 वर्ष है और आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप वैलिड माने जाएंगे जेआरएफ पास होने पे। याद रखिएगा, लेकिन 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 यदि आपकी उम्र 2 मार्च 2021 को 31 साल 1 दिन भी हो जाती है ना और आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपका जेआरएफ वैलिड नहीं माना जाएगा। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। और ये जो मैंने एज बताई है, यह मैंने एज बताई है जर्नल कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, जर्नल कैंडिडेट्स के लिए और साथ ही साथ जर्नल में भी ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इस बात कर रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और ओबीसी में जो नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते हैं उन सभी के लिए 31 साल की उम्र रखी गई है जेआरएफ पास होने के लिए। ना 28 है, कुछ लोग कह रहे थे 28 है, कुछ लोग कह रहे थे 34 है, कुछ लोग कह रहे थे 32 है। जो नया चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, थर्ड जेंडर हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, सॉरी एससी हैं, एसटी हैं, इन सभी के लिए जो एज रखी गई है उसको 5 साल बढ़ाकर यानी कि 36 साल कर दिया गया है। यानी कि 36 साल की एज यदि एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स की होती है तो वह जेआरएफ यदि क्वालिफाई होते हैं तो उनका वैलिड माना जाएगा। एक चीज थोड़ा और रुक जाइए, यदि आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तब भी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यदि आप एलएलएम डिग्री धारक हैं, यदि आप एलएलएम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तब भी आपको 5 वर्षों की छूट मिलेगी जेआरएफ क्वालिफाई होने पे, यानी कि आपके लिए भी 36 वर्ष की एज रखी गई है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे। फॉर्म भरते वक्त फीस जमा करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को ये समस्या आती थी और बहुत से समाधान के लिए बिखरे बिखरे फिरते थे कि आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, फीस जमा कर दी, अकाउंट से कट गया पैसा। अकाउंट से तो पैसा कट जाता था, लेकिन जब फॉर्म को खोलते तो पता लगता था कि आपकी फीस सबमिट ही नहीं हुई है। यानी कि अकाउंट से पैसा आपका कट गया लेकिन फॉर्म में जमा नहीं हुआ, पैसा कहाँ गया आपको पता नहीं चला। और उस कंडीशन में आप कुछ देर के बाद दोबारा से फीस पेमेंट कर देते थे, या फिर कुछ बच्चे कुछ दिनों के बाद दोबारा फीस पेमेंट कर देते थे। हमको लगता था कि सर्वर का फेलियर है या वेबसाइट में दिक्कत है, इसलिए फीस नहीं गई होगी, कुछ एरर आ गया होगा। यदि ऐसा होता है किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टूडेंट के साथ, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस बार एनटीए यूजीसी ने 5 बैंकों को हायर किया है, याद रखिएगा, इस बार 5 बैंकों को हायर किया गया है इस बार। और उन्हीं बैंक के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी आप चूज करेंगे उसके माध्यम से।
और उसके बावजूद भी यदि कोई समस्या पैदा होती है आपको, तो इस बार डिटेल में हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी, फोन नंबर, टोल फ्री नंबर सभी कुछ दिया गया है सभी बैंकिंग का। चाहे एसबीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या जो भी बैंक दिए गए हैं अदर, उन सभी के व्यक्तियों के नाम, उनकी ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, टोल फ्री नंबर सभी कुछ डिटेल में दिया गया है। कस्टमर केयर से लेकर एसएमएस नंबर तक, हेल्पलाइन नंबर तक सभी कुछ दिया गया कि आपको किसी प्रकार की पेमेंट से पहले या पेमेंट के बाद कोई भी दिक्कत ना आए। इसीलिए जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोस्पेक्टर दूंगा एनटीए 2021 का, उसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आते हैं कुछ सब्जेक्ट जो बदले गए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसको भी सुन लीजिए आप। सबसे पहली चीज, कोड नंबर 15 वाले बच्चे ध्यान दें। कोड नंबर 15 है, सब्जेक्ट का नाम है पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसको सुन लीजिए। यदि वह सब स्टूडेंट जो मास्टर ऑफ ज्योग्राफी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वह इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप मास्टर ऑफ ज्योग्राफी कर रहे हैं या कर चुके हैं और आपने पॉपुलेशन स्टडीज के रूप में एक पेपर यदि पढ़ा है पॉपुलेशन स्टडीज का, तो आप नेट या जेआरएफ के लिए एंड नेट के अंतर्गत इस बार पॉपुलेशन स्टडीज वाले पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। और यदि आप मैथमेटिक्स से एमएससी या एमए किए हैं या फिर आप स्टैटिक्स से एमएससी किए हुए हैं, तब भी आप पॉपुलेशन स्टडीज से नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि पॉपुलेशन स्टडीज में केवल पॉपुलेशन स्टडीज के बच्चे ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके अंतर्गत ज्योग्राफी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यदि एक पेपर उन्होंने पॉपुलेशन स्टडीज का पढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ यदि आपका एमएससी इन मैथमेटिक्स और एमएससी इन स्टैटिक्स से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट और है जिसमें बदलाव किया गया, वह है कोड नंबर 74 और सब्जेक्ट का नाम है वुमेन्स स्टडीज। कोड नंबर 74 सब्जेक्ट का नाम है वुमेन स्टडीज। इसको सुन लीजिए। यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ह्यूमैनिटीज से है इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, यानी कि यदि आपने भाषा से यानी कि लैंग्वेज से एमए किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं नेट है वुमेन स्टडीज से, ठीक है। और यदि आपने सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से एमए किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं वुमेन स्टडी में नेट के लिए। सोशल साइंस से मतलब है यदि आपने हिस्ट्री से किया हो, पॉलिटिकल साइंस से किया हो, आईआर से किया हो, स्टैटिक्स से किया हो, या फिर एजुकेशन से किया हो, ह्यूमन राइट्स से किया हो, ट्रैवल स्टडीज से किया हो, तो ये सभी सब्जेक्ट से आपने एमए किया है तो आप वुमेन स्टडीज से नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज। यहाँ साहित्य लिटरेचर नहीं बोला गया है, लैंग्वेज बोला गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसकी क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए आप प्रोस्पेक्टर में दिए गए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। अगली चीज, एक अंडरटेकिंग इस बार देनी पड़ेगी आपको। अंडरटेकिंग क्या है, क्या देना पड़ेगा उसको सुन लीजिए। यदि आप पीएच कैंडिडेट हैं, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं और एग्जाम के वक्त आपको एक राइटर चाहिए होता है, आप सभी जानते हैं ना कि एक राइटर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए एडमिट कार्ड में आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको मेंशन भी करना होगा, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब भी उस पर इंक्लूडिंग लिखा हुआ आएगा, और जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहां आपसे अंडरटेकिंग ये मांगा भी जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यह थी जरूरी बातें नेट के एग्जाम को लेकर, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी उसको लेकर कोई सवाल हो आपके पास तो मेरे पास छोड़ दीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई चीज समझ में ना आई हो तो भी पूछ लीजिएगा, और कुछ नया जानना चाहते हैं तो वह भी पूछ लीजिएगा। एनटीए के संदर्भ में हो चाहे आपका सीएसआईआर जेआरएफ के संदर्भ में हो। सीएसआईआर जेआरएफ की बात मैंने नहीं की है, लेकिन उसको लेकर भी यदि कोई सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिएगा। और आपने 20 से 25 मिनट पर अपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी और वीडियो में किसी और दिन आपसे मिलूंगा, लेकिन दो चीजों को और सुन लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि 25 मिनट लूंगा आपके। इस बार एनटीए ने हर सब्जेक्ट के अपने अपने कोड दिए हुए हैं और हर डिग्री का भी कोड दिया है। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का कोड दिया गया है, और साथ ही साथ एमए इन पॉलिटिकल साइंस का भी कोड दिया है।
तो उन कोड को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा और उस कोड को आप प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 37 और 38 पर जाकर देख भी सकते हैं और उसको आप वहां नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में आपको इन कोड की जरूरत पड़ेगी। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है बहुत ध्यान से चूज करिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेंटर को जो चूज करेंगे आप, वैसे तो 4 सेंटरों का चयन करना है, 4 में से जो स्टार्टिंग के 2 रहेंगे उसी पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस बहुत ध्यान से दीजिएगा कि मई के सेकंड वीक से लेकर थर्ड वीक में आप कहां रहने वाले हैं, उसी के अनुसार अपने सेंटर का चूज करिएगा। नहीं तो एन वक्त पे फिर आप एग्जामिनेशन को सेंटर को चेंज करते फिरेंगे, क्योंकि मई के महीने में ही बहुत से विश्वविद्यालयों की एमफिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं और इंटरव्यू भी होते हैं इंडिया में। तो उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि आपका एनटीए का एग्जाम किसी स्टेट में पढ़े और आपका पीएचडी का इंटरव्यू कहीं और पड़ जाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट 4 महीने के बाद आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ मौजूद रहेंगे, उसके अनुसार अपना एग्जामिनेशन का सेंटर चूज कीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई सवाल हो फिर से कहता हूं पूछ लीजिएगा, डाउट हो पूछ लीजिएगा। ऐसा ना हो फीस जमा करने के बाद एनटीए के फॉर्म की आपको पता लगे कि आपने क्या क्या गलती कर दी हैं, तब कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको फाइनली एक मौका मिलेगा 3 से लेकर 5 मार्च के 5 से लेकर 9 मार्च के बीच में अपनी गलती को ठीक करने का, और तब शायद ही उस 1 महीने के बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी कि आपने फॉर्म भरते वक्त क्या गलतियां की थी। इसीलिए फॉर्म को बेशक आप 2 दिन के बाद भर लीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, सभी नोटिफिकेशन देख लीजिए, पूरा ब्राउचर प्रोस्पेक्टर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि समझ में नहीं आता है किसी समझदार व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसके बाद कीजिए अप्लाई। चाहे एनटीए का फॉर्म हो या पीएचडी का फॉर्म हो किसी विश्वविद्यालय का, या कहीं का इंटरव्यू या सिनॉप्सिस हो, सभी चीज का डाउट क्लियर करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बच्चों जैसी गलतियां मत कीजिएगा। बच्चे इसीलिए बच्चे होते हैं क्योंकि हर काम पूछ पूछ कर करते हैं, और पूछने के बाद यदि कुछ गलती करते हैं तो भी माफ हो जाती है, क्योंकि बच्चे होते हैं। आप समझदार हैं, अडल्ट हैं, लेकिन फिर भी आपसे कह रहा हूं सीखने की उम्र नहीं होती है। पूछ के समझ के सारे डाउट क्लियर होने के बाद ही अप्लाई कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए और पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। कुछ ही दिनों में आपको कुछ जरूरी बुक्स की लिस्ट उसके विषय में मैं आपको बता दूंगा, कुछ सब्जेक्ट को लेकर, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डाउनलोड नहीं हो सकती है वह मैं आपको ईमेल के माध्यम से पर्सनली भी भेज दूंगा। जिसको चाहिए होगी अपना ईमेल आईडी मुझको भेज दीजिएगा, और हिंदी माध्यम की बुकें होंगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और अपनों के साथ रहिएगा। कोरोना से सावधान रहिए, बचकर रहिए, सुरक्षा का पालन करते रहिए और देश दुनिया की खबरों से परिचित रहिए। जय हिंद।